देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। 15 साल के बाद बंगाल में सत्ता बदली है। पहली बार बंगाल भगवामय हो गया है। बंगाल में शुभेंदु युग की शुरुआत हो गई है, लेकिन इसके साथ ही शुभेंदु के सामने कई चैलेंजेस हैं। सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी इन चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे। क्या बंगाल को भय से मुक्ति मिलेगी? क्या लोगों को पुलिस और प्रशासन पर भरोसा कायम हो पाएगा? क्या बंगाल में कट मनी और सिंडिकेट का खात्मा हो पाएगा? क्या घुसपैठियों को बंगाल से निकाला जाएगा? निकाल पाएगी ये सरकार? क्या बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोक पाएंगे? और क्या मतुआ समाज को उनका अधिकार दिला पाएंगे? क्या कोलकाता पुराना वैभव में फिर लौटेगा? क्या बंगाल सोनार बांग्ला बन पाएगा? आज इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई एक बड़ी तस्वीर और बड़ा अपडेट दे दूं। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में आज शुभेंदु की ताजपोशी हुई और इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि पूरा बंगाल भगवामय हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने आज भगवा कपड़े पहनकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शुभेंदु के गले में भगवा गमछा था, सिर पर तिलक चमक रहा था। मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी। भगवाधारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री इस पल के साक्षी थे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 और मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रामाणिक भी हैं। टीम शुभेंदु में हर वर्ग का ख्याल रखा गया, क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल रखा गया। शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो वो भद्रलोक वाले ब्राह्मण समाज से आते हैं। दिलीप घोष ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। महिला फेस के तौर पर अग्निमित्रा पॉल को जगह दी गई तो मतुआ समाज से अशोक कीर्तनिया को कैबिनेट में जगह मिली। तो वहीं संथाल आदिवासी समाज से आने वाले खुदीराम टुड्डू को भी मंत्री बनाया गया। बंगाल में इस बार राजवंशी समाज के बीजेपी का साथ भी रहा, इसलिए राजवंशी समाज के निशित प्रामाणिक को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण करके। तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुन लिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर संदीप शास्त्री हमारे साथ पश्चिम बंगाल से ही जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ रशीद किदवई जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत रशीद जी। और स्टूडियो में हमारे साथ इलेक्शन एक्सपर्ट सज्जन कुमार जी मौजूद है। बहुत स्वागत सर आपका भी। लेकिन जब मैं कैबिनेट की बात करती हूँ तो उस कैबिनेट में किस तरीके का रीजनल बैलेंस रखा गया है, किस तरीके से रीजनल बैलेंस के साथ साथ जाति का बैलेंस रखा गया है, उसे समझाने के लिए एक बार जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको लिए चलती हूं। क्योंकि जो चेहरे आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ कुल 5, आज जो 5 शपथ आपने देखी है उनके वो जो 5 चेहरे हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले तो नाम शुभेंदु अधिकारी का है, जो भवानीपुर से जीत कर आए हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। इसके बाद नाम आता है दिलीप घोष का, जो कि पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, इन्हें कैबिनेट मंत्री में जगह दी गई। अगला नाम आता है, जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो अग्निमित्रा पॉल का नाम लगातार सुर्खियों में रहा। उन्हें भी महिला होने के नाते रिप्रेजेंटेशन मिला और अग्निमित्रा पॉल कैबिनेट में रही। खुदीराम टुड्डू की बात करें तो एक आदिवासी चेहरा, और अशोक कीर्तनिया की बात करें तो मतुआ समाज का जो प्रेम लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिलता आया है, जगह उनकी भी। और निशित प्रामाणिक राजवंशी वोटर्स का जो प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी को मिला, तो वो
तस्वीर भी आपके सामने निश्चित प्रमाणिक के तौर पर। अब आप देखें कि शुभेंदु सरकार में कितने मंत्री पद हैं, कुल 294 सीट थी, तो ऐसे में अधिकतम मंत्री 294 का अगर प्रतिशत आप निकालें तो 15% यानी कि कुल 44 सीट मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट की ये स्ट्रेंथ है। आज शपथ मुख्यमंत्री प्लस 5 मंत्री यानी कि 6 का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं। अभी भी 38 नाम बाकी रहते हैं और अब जब विस्तार होगा तो एक एक करके नाम भी सामने आएंगे। लेकिन शास्त्री जी, जिस तरीके से महिला चेहरा, रीजन का चेहरा, इसके अलावा जाति का चेहरा, सभी को सम्मिलित किया गया, ये जो 6 नाम आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर। मीनाक्षी जी, यहाँ साफ है कि जब इस मंत्रिमंडल का एक फैसला लिया गया, पश्चिम बंगाल के हर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का हर प्रतिनिधि को इसमें शामिल किया गया है। मैं इंग्लिश में कहूं तो इट मिरर्स द लार्जर सोशल रियलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। वो बीजेपी ने यहाँ कोशिश की है कि जिन मंत्रियों के वो पहले राउंड में शपथ दिलाया जाए, वो एक मिनिएचर वेस्ट बंगाल के रूप में सामने आए। और जैसे आपने कहा, अनुभव और राज्य के विभिन्न भागों से लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और जब भी बीजेपी एक नई सरकार बनाती है किसी राज्य में, तो हमेशा ये देखा जाता है कि काफी राउंड्स में ये सरकार का एक्सपेंशन होता है। जैसे आपने कहा, ये शायद ये सिर्फ फर्स्ट राउंड है और दूसरे तीसरे राउंड में शायद और मंत्रियों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। और जैसे आपने प्रारंभ में कहा, वेस्ट बंगाल में आशाएं बहुत ज्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, और उसी कारण से सरकार में जो भी शामिल होता है उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है इस राज्य में। बात बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। तो इसलिए खूब सारी चर्चाएं हमारे दर्शक सुन चुके होंगे कि कैसे ये एक जो अभी शास्त्री जी ने बात कही कि ये मिनिएचर बंगाल की तस्वीर है जो इन 6 नामों में हमें दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ जिन 5 और कैबिनेट मंत्रियों ने आज शपथ ली, तो अब हम चुनौती की बात करते हैं। बंगाल में नई सरकार का गठन हो गया है और थोड़ी देर में शुभेंदु की कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। इसका ऐलान 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि बीजेपी सरकार की पहली बैठक में आयुष्मान योजना को लेकर फैसला होगा। तो अब से थोड़ी देर के बाद ही आप ये खबर सुन सकते हैं। पहली बैठक के बाद एक बड़ी खबर निकल कर आ सकती है कि बंगाल के लोगों को आज आयुष्मान योजना का तोहफा मिल सकता है। जिस आयुष्मान योजना को ममता बनर्जी ने बंगाल में कभी लागू नहीं होने दिया, उसे आज लागू किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी शुभेंदु अधिकारी के सामने और बहुत से चैलेंजेस हैं। तो वो चैलेंजेस क्या हैं, वो एक एक करके मैं आपके सामने रख दूं। जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको लिए चलती हूं। पहला चैलेंज तो लॉ एंड ऑर्डर को ही दुरुस्त करना है। जो सबसे बड़ा सवाल लगातार 15 सालों में वहां आम बंगाली के सामने खड़ा था, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं। दूसरा चैलेंज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तीसरा चैलेंज अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाना, सिंडिकेट काटमनी कल्चर को खत्म करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। इतना ही नहीं, गौ तस्करी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना, बंगाल में नए निवेशकों को लाने का एक ऐसा अवसर मिले। और आप जानते हैं कि सिंगूर के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो गई थी, निवेशकों ने तौबा कर ली थी पश्चिम बंगाल से। और एक और चैलेंज ये है, जब आप ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार पहले से ही घाटे में चल रही है, तो जो महिलाओं को 3-3 हजार रुपए प्रतिमाह का वायदा किया गया था, वो वायदा कैसे पूरा होगा। तो ये तमाम वो बातें हैं, ये वो चुनौतियां हैं जिस पर शुभेंदु अधिकारी पर हमारी नजर रहेगी। सज्जन जी, मैं इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज मानती हूं कि एक जो भेद खत्म हो गया था पुलिस का और पार्टी के कार्यकर्ता का, तो वो भेद खत्म करना है। सबसे पहले पुलिस के ऊपर विश्वास लौटे, प्रशासन के ऊपर जनता का विश्वास लौटे, वो ये माने कि ये पुलिस हमारे लिए है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। बिल्कुल, देखिए सीपीएम के समय से ऐसा माना जाने लगा कि वहाँ पे जो सरकारी संस्थाएं हैं,
जो वहाँ के ब्यूरोक्रेसी है और वहाँ की पुलिस है, उसमें और सत्तारूढ़ पार्टी सीपीएम में कोई फर्क नहीं है। और टीएमसी में जो थोड़ा बहुत एक फसाड बचा भी था वो भी खत्म हो गया। तो पहली जो चुनौती है, चूंकि एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है सुरक्षा वगैरह का, घुसपैठ का, लेकिन एक शॉर्ट टर्म जो सबसे पहला है वो ये है कि ये संदेश जाए कि वहाँ की जो पुलिस है, बंगाल पुलिस है, वो न्यूट्रल है, वो पार्टी की एक एक्सटेंशन नहीं है जो अभी तक चला। इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? वो इस तरीके से होगा कि जो पोस्ट पोल वायलेंस की कल्चर थी, जिसमें पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर ही नहीं होती थी बल्कि प्रोटेक्ट करती थी वायलेंस को, परपिट्रेटर्स को, रूलिंग पार्टी को, वो चीज ना होने जाए। सबसे पहला ये विश्वास जाएगा कि पुलिस जो वहां पे है वो अपने आप को न्यूट्रल तरीके से, और इसका मापदंड ये है कि जो वायलेंस है उसको आप रोके, होने न दे। ये बहुत बड़ी परीक्षा है। दूसरी, आप देखिए बंगाल में जो कल्चर है उसे क्लब कल्चर कहते हैं, जो सिंडिकेट कहते हैं, वो कैसे होता है। अभी तक वहां पे क्या था, सारे पारा में, सारे टोला में वो कैरम खेलने वाले जो छोटे छोटे लोग होते थे पार्टी के, जो एक तरीके से सर्वेलेंस करते थे बंगाल को, सर्वेलेंस सोसाइटी, उस कल्चर को खत्म करना चाहिए। पार्टी की रीच जो है वो चुनाव तक हो, उसके अलावा आप क्या, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहां शादियां हो रही है, इन चीजों का कल्चर हटे। तीसरी जो बात वहां पे है, आप देखिएगा कि जो निवेश को लेके जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट 100 दिनों के अंदर में आना चाहिए, क्योंकि बंगाल को डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया है। उसकी भौगोलिक स्थिति इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहले से थी। देखिए 1960-61 में वो नेशनल जीडीपी में बंगाल का जो शेयर था वो तकरीबन 11% का था, आज वो लगभग 5.5% का है। तो ये दिखाता है कि बंगाल कितना डिक्लाइन किया है। तो पहला आप ये जरूर कुछ फैसले लें कि 100 दिन में कोई एक बड़ा अनाउंसमेंट हो कि यहां पे औद्योगिकीकरण, जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका फेथ हो रहा है, कानून व्यवस्था हो रही है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म में आप बॉर्डर्स को सेव करें। घुसपैठिए के जो गौ की तस्करी का मामला कर रहे हैं, वो तो झारखंड से बीरभूम के रास्ते घुसता है और फिर वो बांग्लादेश जाता है। तो इसको पूरी तरीके से संज्ञान में लेके करें, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रोफेशनल पुलिस, इंपार्शियल पुलिस, और दूसरा जो क्लब कल्चर है और पार्टी का जो सर्वेलेंस का कल्चर है वो खत्म होना चाहिए। ये तस्वीर हमने त्रिपुरा में देखा है, खत्म हुआ है। लोगों को थोड़ा पॉलिटिक्स के अलावे भी एक स्पेस दें, सांस लेने की, हर चीज वो सुबह उठे और सोए, वो पार्टी के तकरीबन में ना। मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर हर वक्त अगर कोई आपको ढूंढता फिरेगा तो फिर वो भरोसा कायम नहीं हो पाएगा, वो डर खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन एक और चुनौती जो रशीद जी मैंने अभी दर्शकों के सामने रखी, वो चुनौती है गौ तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगाना और साथ ही घुसपैठ को रोकना। और उसमें ये जो घुसपैठ है, ये वाला एंगल, तो अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई। अब तो केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में भी शुवेंदु अधिकारी की सरकार हो गई। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो जो 1600 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है, आप उसके ऊपर कितनी जल्दी फेंसिंग करा पाते हैं? जो नदियां हैं, नाले हैं, जहां से आराम से तैरकर बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश से बंगाल आया जाया जा सकता है, आप उस पर कितनी जल्दी बुलेट की रफ्तार से काम कर सकते हैं? जी मीनाक्षी, देखिए ये बड़ा एक संवेदनशील और प्रायोरिटी का मामला है। इस पे तुरंत काम होना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से ऐसी बात कही जाती थी कि राज्य सरकार उसमें कोऑपरेट नहीं कर रही। अब वहां न सिर्फ बंगाल में बल्कि आसाम में तमाम जगह के ऊपर भाजपा की सरकार है, तो भाजपा जो है उस पर शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी की बात होगी कि इसके ऊपर ध्यान दे। जहां तक मीनाक्षी गौ तस्करी की बात है, मुझे तो लगता है कि गौ वध के ऊपर ही पूरी पाबंदी लगा देनी चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने और बुद्धिजीवियों ने बार बार ये कहा है कि देश भर में जो है ये गौ वध के ऊपर ही पूरा प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये क्या है कि एक राज्य में है, एक राज्य में नहीं है, और सरकार उसमें दलील देती है कि स्टेट सब्जेक्ट है और ये एनिमल हस्बेंड्री में आता है, एग्रीकल्चर मंत्रालय में आता है, कृषि मंत्रालय में आता है। इसके ऊपर जब सरकार ने बड़े बड़े कानून बनाए, धारा 370 खत्म किए और बहुत बड़े बड़े काम किए, तो ये काम भी जरूर करना चाहिए। और उसमें भारत के मुसलमान बिल्कुल साथ देंगे। 1921 का मैं आपको एक रेजोल्यूशन बताता हूं, जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमानों से तमाम उस जमाने के मौलवियों ने कि वो किसी भी तरीके का गौवध में शामिल ना हो, और उसका पालन सब लोग करते आए हैं। तो उसको पर एक कानूनी शक्ल देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये भी एक प्रायोरिटी एरिया होती है। एक और बात मीनाक्षी मैं चिन्हित करना चाहूंगा, वो मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री की उनकी संविधान की जिम्मेदारी है, वो अब 45% वोट जो जिन्होंने उनको वोट दिए उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, अब वो 100 में से 100 लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसलिए उनके शासन में उनकी जो कार्यशैली है उसमें
जेन्युइन सेंस में सबसे बड़ा ये सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, जो आपके प्रोग्राम का टाइटल है। अब उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए। अब उन्हें कोई भी जो मनमुटाव था या क्लेश था या जितना भी कड़वाहट थी चुनाव के बीच में, वो खत्म होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल बढ़ाए। अगर कोई दुष्ट और सर कोई गलत देखिए, काम आज करता है, आज लेकिन बदले की जब भावना से काम नहीं करना निमंत्रण होगा। दिया गया, रशीद जी आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब निमंत्रण भी दिया गया इसलिए ममता बनर्जी को भी निमंत्रण दिया गया था। अब वो आना चाहें या ना आना चाहें, ये उनके प्रेरोगेटिव में था, उन्होंने नहीं आना स्वीकार किया। ये बहुत गलत, प्रधानमंत्री मोदी ने अनुचित तो कह ही बात दिया था ना कि बदले की भावना के साथ काम नहीं होगा, बदलाव की भावना के साथ होगा। तो अब बदलाव की भावना से जुड़ा हुआ एक बयान है रशीद जी, मैं जरा दर्शकों के सामने रख दूं। नई सरकार का गठन हो गया और थोड़ी देर में शुभेंदु कैबिनेट पहली बैठक होगी, और पहली बैठक में क्या होगा इसका ऐलान 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और उन्होंने आयुष्मान का वादा किया था। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो अभी जब ये बयान चल रहा था शास्त्री जी, ये तो बहुत बड़ी हकीकत है ना, पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू हो जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती थी। अभी थोड़ी देर पहले सज्जन जी कह रहे थे कि पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू हो जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को ये योजना पसंद नहीं है। अभी भी पश्चिम बंगाल में केवल कच्चे घर बन रहे थे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अब एक्शन होना चाहिए। अब तो डबल इंजन की सरकार है। इस बात को मैं मानता हूं मीनाक्षी जी, दैट अभी मौका मिला है कि जो प्रॉमिसेस बीजेपी ने चुनाव के समय और उससे पहले और उसके बाद जो किए थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन का काम अभी शुरू हो जाए। दिल्ली के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि इन विषयों पे हम इमीडिएटली उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक बात मीनाक्षी जी, जो प्रधानमंत्री ने उस स्पीच में कहा था कि इस बार चुनाव के नतीजे के बाद वो एक ट्रेंड जो वेस्ट बंगाल में थी कि चुनाव के बाद जीतने वाला एक हिंसा की एक वातावरण को वहां पैदा करता है, और उससे क्या क्या हो सकता है पिछले चुनावों में हमने देखा था। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस बार वो नहीं होगा, वो वातावरण को हम खत्म कर देंगे और कानून सुव्यवस्था को हम बनाए रखेंगे। और वो वादा भी इस सरकार पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसे वो करें। और जैसे रशीद जी ने कहा, अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इस सरकार पे, क्योंकि ये सरकार वेस्ट बंगाल की सरकार है, सभी लोगों की सरकार है, सभी समुदायों की सरकार है, वेस्ट बंगाल के लोगों की सरकार है। उस बात पे भी शायद इस सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और पिछले वर्षों में क्या हुआ उसको भूल के ये गवर्नेंस विषय को आगे ले जाना इस सरकार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रायोरिटी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन वो प्रायोरिटी, विश्वास एक ही बार में नहीं चला जाता सज्जन जी, जाते जाते जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में निवेशकों का विश्वास खत्म हो गया, लेकिन जैसे आज एक गुजरात का मॉडल है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर हुआ, एक राजस्थान मध्य प्रदेश का मॉडल है, वहां का टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा बन गया। एक तरफ उत्तर प्रदेश का भी ये मॉडल है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ साथ देखिए फिर वहां पर रिलीजियस टूरिज्म कितना तेजी से बढ़ा। ठीक वैसे ही एक कोलकाता का, एक पश्चिम बंगाल का भी तो ऐसा मॉडल होना चाहिए जहां पर निवेशकों के अंदर से भय खत्म हो और भरोसा जागे। और टाटा का इसलिए मैंने अभी उदाहरण दिया, रतन टाटा का वो कितना बड़ा सपना था जब वो सिंगूर पहुंचे थे, और फिर वो कैसे शैटर हुआ, और उसके बाद फिर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, कोई बड़ा निवेशक वहां नहीं पहुंच पाया।
नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, जो अभी देश में एक तो कारण ये है कि जो पश्चिम और दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पे ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, सरकारों का सपोर्ट रहता है, तो बिजनेसमैन वहाँ जाते हैं। कोस्टल एरिया है। बंगाल के पास ये एडवांटेज पहले से था। जैसा हमने कहा कि 1960-61 में तो तकरीबन 11% जीडीपी में शेयर था और अभी वो 5-5.5% के करीब है। सबसे बड़ी बात अब देखिए कि क्या होता है। आप अभी बंगाल में जाते हैं तो सबसे कोई भी बिजनेसमैन आपको कहता कि कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन है तो पहले आपको वहां पार्टी के सिंडिकेट से परमिशन लेना है। आप कहां से लेबर लेंगे, कहां से बालू लेंगे, कहां से सीमेंट लेंगे, कहां से टाइल्स लेंगे, ये सब का सब जो है वहां से निर्देशित होता है। तो जो कट मनी और तोलाबाजी है ये कोई बस विपक्ष का आरोप नहीं है, ये वहां का एक कल्चर था। दूसरी बात आप देखिए कि निवेशकों को जब बाकी राज्यों के तुलना में इतना ज्यादा पॉलिटिकल पेमेंट करना पड़ता था, वैसी स्थिति में क्या है कि कोई भी वहां पे जो पहले जो नहीं है वो तो नहीं आना चाहेगा। लोग पिछले 10 साल में वहां से आप देखिए रायपुर शिफ्ट हुए हैं, छत्तीसगढ़ में, भुवनेश्वर में शैक्षणिक संस्थाएं शिफ्ट कर गई। वो जाधवपुर और प्रेसिडेंसी का जमाना गया। आज के डेट में आप देखिए स्किल्ड एजुकेशन के लिए आपको कोलकाता में अगर सोचना है तो सबसे नजदीक जो है वो किट्स है जो कि भुवनेश्वर में है। ये स्थिति। गुवाहाटी काफी आगे बढ़ गया, वहां पे निवेश बढ़ गया। बड़ा बाजार में काफी बिजनेसमैन ये कह रहे थे कि भाई पुराना स्ट्रक्चर है, कीमत सही नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। वहां पे हल्दिया पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है, उसके अलावा एक और पोर्ट बन रहा है। ऐसे समय में जो हमने कहा कि सबसे बड़ी चीज जो ये होगी कि रूलिंग पार्टी जो सिंडिकेट की तरह काम करती है उससे उसे बिजनेस फैसिलिटेटर की तरह काम करना होगा। एक और दूसरी बात और देखिए, कल शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेते वक्त कहा कि कोथा कम काज बेसी, बातें कम और काम ज्यादा। ये बंगाली वर्क कल्चर जो सीपीएम के समय से इनग्रेन्ड है कि आप काम करते हैं काम न करने के लिए। काम क्या करते हैं? हड़ताल करवा दो, फैक्ट्रियां बंद करवा दो, स्ट्राइक करवा दो, बात पे आंदोलन वाला वो है कि सारा काम ही होता है कि काम ना करना पड़े। इस कल्चर को खत्म करने के लिए सीपीएम के समय में जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे उन्हें हड़ताली मंत्री कहा जाता था। वो जाके हड़ताल पे बैठते थे और फैक्ट्रियां बंद करवाते थे। तो ये वर्क कल्चर खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती है वहां की। वर्क कल्चर खत्म करने का मतलब यह है कि आप काम करें और वर्क कल्चर को बढ़ावा दें। वर्क मोर टॉक लेस। एग्जैक्टली, वर्क मोर टॉक लेस। लेकिन आज रशीद जी कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नींव से लेकर निर्माण तक की यात्रा कैसे हुई है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंच से किया उसकी तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी की जीत ये कितने मायने रखती है उसकी तस्वीर है ये। शुभेंदु के शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल बीजेपी के एक सीनियर कार्यकर्ता माखनलाल सरकार मंच पर थे। मोदी ने उन्हें सम्मानित किया, उनके पांव छुए। माखनलाल सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी रह चुके हैं। 1952 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में तिरंगा फहराने गए थे तब उनके साथ माखनलाल सरकार मौजूद थे। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने में 98 साल की उम्र वाले माखनलाल सरकार का क्या योगदान रहा, रशीद जी वो शायद आप बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर कमल का फूल खिला तो आज माखनलाल सरकार को भी मंच पर शॉल उड़ाकर प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। जी देखिए मीनाक्षी, ये कहने में हल्की छोटी बात लगेगी लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने सम्मानित किया, एक पूरा जो कई दशकों का एक लिंक जो था, एक इमोशनल लिंक, उसको कनेक्ट किया और पूरे देश ने उसको देखा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण एक बिंदु रहता है जो कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश भरता है और आने वाले समय में भी भाजपा के लिए बहुत ज्यादा एक ऊर्जा का काम करेगा, क्योंकि ऐसी चीजें जो होती हैं, और वो भी देखिए कौन व्यक्ति कर रहा है, जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसके पास वहां इतने सारे वीआईपी, इतने सारे मुख्यमंत्री मौजूद थे, इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे, लेकिन उसने कार्यकर्ता का ध्यान करा और लोगों को सबको याद दिलाया कि पहले क्या हम अपनी रूट्स के पर शामिल है। ये मतलब एक पूरी की पूरी एक अनफिनिश्ड एजेंडा था जिसको आज ये पूरा हुआ है। उसके साथ साथ देखिए मीनाक्षी, देखिए उसकी दूसरी तस्वीर देखिए, आप दूसरी तस्वीर देखिए। आज मैं अखबार में रह चकित रह गया और आपको भी दिलचस्प लगेगा कि विजय 2009 में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, वो 2009 में राहुल गांधी से मिलने आए और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूं, और राहुल गांधी ने उनको टरखा दिया, उनसे कह दिया कि जाके तुम यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ो, और वो हताश होकर चले गए। मतलब आप देखिए कि अगर विजय अगर मगर
इतिहास में नहीं होता, लेकिन अगर विजय कांग्रेस में होते तो आज अगर उनका जो व्यक्तित्व है उससे कांग्रेस को कितना फायदा होता। तो ये आपको जो दो चीजें का मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि कहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लेगेसी को पूरा न सिर्फ ओन अप कर रहे हैं बल्कि उसको उसका सम्मान दे रहे हैं और उसको सबको देश को दिखा रहे हैं अपनी पार्टी को कि देखिए इस तरीके से पार्टी मैं आगे जो बढ़ती बात है। आप राशि जी कहना चाह रहे हैं, शास्त्री जी, अगर उसी के एक और पहलू पर मैं जाऊं, एक होता है कि एक संगठन ड्रिवन पार्टी होती है जहां पर संगठन पार्टी को चलाता है, संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, और एक तरफ है पर्सनालिटी ड्रिवन पार्टी या फैमिली ड्रिवन पार्टी। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज जो हम संगठन के एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान होते हुए देख रहे हैं जो तब से जुड़े हुए हैं जब वो एक बड़ी ताकत थी भी नहीं, वो तो जमाना कांग्रेस का ही था, उसको सम्मानित किया गया, उन्हें याद किया गया। मीनाक्षी जी, आप पिछले 11-12 सालों में देखिए, जब भी बीजेपी को एक विजय का जो एक वातावरण है उसका सेलिब्रेशन होता है, इस सेलिब्रेशन में वो हमेशा जिन लोगों ने उस कंट्रीब्यूशन में उनका हाथ है उनका सम्मान करना, ये उनकी एक ट्रेडिशन रही है। और जो आज तस्वीरें आप दिखा रही हैं उसी एक सेलिब्रेशन का एक वो संकेत है। यहां मुख्य बात जो होगी, जो वेस्ट बंगाल की एक परंपरा रही है उससे हटके जो ये सरकार शायद करने का एक प्रॉमिस कर रही है कि सरकार और पक्ष में हम फर्क रखेंगे। सरकार पक्ष नहीं है, पक्ष सरकार नहीं है। रूलिंग पार्टी का भी सरकार चलाना होगा, बट सरकार को हम रूलिंग पार्टी नहीं कहेंगे। काफी साल पहले मीनाक्षी जी, राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी जो शायद मुझे लगता है हर प्रजाप्रभुत्व में हमें ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा था, देश अलग है, पार्टी अलग है। पार्टी देश को चला रहा होगा लेकिन देश पार्टी नहीं है, पार्टी देश नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा, पार्टी अलग है, रूलिंग पार्टी अलग है, और ये फर्क हमें करना चाहिए। तीसरी, रूलिंग पार्टी अलग है और व्यक्ति अलग है। जब हम ये फर्क नहीं करेंगे तब जो इमरजेंसी में बात कही गई पार्टी के अध्यक्ष से कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, वो समस्या फिर हो गई। जब आपने व्यक्ति, पार्टी, सरकार और देश के बीच में उन्होंने उस समय फर्क नहीं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो एक डेमोक्रेसी का फाउंडेशन मुझे लगता है जो राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, वो फाउंडेशन आज पूरे देश में हर सरकार को शायद इम्प्लीमेंट करने का एक, इसलिए मैंने सर कहा कि नींव से निर्माण तक की जो तस्वीर है, मुझे यही बात समझ में आती है कि जब आप निर्माण करते हैं, यानी 207 वाली पार्टी की सरकार खड़ी होती है, तो उसकी नींव कहां से शुरू हुई है, आज उसका सम्मान करने की भी बहुत आवश्यकता है, और उन तमाम कार्यकर्ताओं की भी सम्मान करने की आवश्यकता है जो बीजेपी ने कोशिश की। आज कोलकाता से अपने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया। कोलकाता के जिस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी ने आज शपथ ली, वहां पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद में उन्होंने स्मारक बनाया। बंगाल में 2014 से लेकर अब तक 321 बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं की हत्या हुई। आप देख रहे हैं इस तस्वीर को। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बने स्मारक में उन सभी कार्यकर्ताओं के नाम अंकित हैं। इसके जरिए बीजेपी ने मैसेज दिया कि वो अपने कार्यकर्ताओं के योगदान और उनके बलिदान को कभी नहीं भूलती। कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी ने उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से भी मुलाकात की। वो तस्वीर भी आप देखें जिनकी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के कारण मौत हुई। इनमें दिवंगत देबाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल, आनंद पॉल के परिवार के सदस्य शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के महाविजय का श्रेय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया और अमित शाह ने भी बंगाल की जीत में 321 बलिदानी बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस जीत को समर्पित कहा। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है।
मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। मैं देश भर में घूमा, पार्टी के अध्यक्ष के केरल और बंगाल, इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। सज्जन जी, मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की इसलिए बात करना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अपने नेता जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे, वो उनको महत्ता उन्होंने नहीं दी। और हिमंत बिस्वा शर्मा का मैं नाम लूंगी। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब राहुल गांधी से वो मीटिंग के लिए गए थे, तब राहुल गांधी ने किसको तरजीह दी अपने कार्यकर्ता, अपने नेता की जगह? वो हमारे दर्शक भी जानते हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके नाम उन्होंने अंकित कराए, ये जीत उन्हें समर्पित बताई। बिल्कुल, देखिए अभी आज की कांग्रेस, और रशीद जी हैं यहाँ पे, वो बेहतर कांग्रेस को समझते हैं, लेकिन आज के कांग्रेस और भाजपा में 2-3 बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट का फर्क है। पहला, बीजेपी एक व्यवहारिकता से चुनाव लड़ती है, लेकिन एक विचारधारा वाली पार्टी है। जब आप उससे जुड़ते हैं तो एक वैचारिक जुड़ाव भी आपके साथ जुड़ता है। आज के समय में कांग्रेस की विचारधारा क्या है? एक समय में ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी थी, बट आज क्या है? वो क्या वामपंथी पार्टी है? चूंकि बहुत सारे वामपंथी इजी एंट्री पा रहे हैं और जो उसके अपने नेता से उनकी उपेक्षा हो रही है, वो एक सेंट्रिस्ट पार्टी बची हुई है। दक्षिण पंथ की तरफ थोड़ा बहुत झुका है, कुछ नहीं आप जानते हैं। तो जब उस पार्टी से आपका जुड़ाव होता है तो वैचारिक वहां पे एक उलझन होती है, कंफ्यूजन होता है। पहला ये। दूसरी जो बात आपने कही कि संगठन और कार्यकर्ता के साथ जो एक जुड़ाव होता है नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेताओं में आते हैं, लेकिन बावजूद उसके एक ध्यान रहता है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी जब भी जहां जाए, चाहे वो मन की बात हो या चुनावी रैली हो या कोई भी इस तरह का कार्यक्रम हो, उसको चिन्हित करके उसका अभिवादन करे, अभिनंदन करे। इससे क्या होता है? आपको एक जुड़ाव होता है, एक परिवार की जो बात करती है। कांग्रेस में क्या है? राहुल गांधी जी की एलिटिज्म जो है, जब वो भारत जोड़ो यात्रा वगैरह पे निकले तो एक तस्वीर ऐसी देने की कोशिश की कि बिल्कुल लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस असली बयां उनके कितने एक्सेसिबल हैं वो कांग्रेस के लोगों, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात तो आपने की, वो जिन लोगों को भेजते हैं, अब असम में ही आप देख लीजिए, एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा थे, मामा के तौर पे लोकप्रिय है, मिलते हैं, काफी पावरफुल है नॉर्थ ईस्ट में, फिर भी एक्सेसिबल है। इन्होंने गौरव गोगोई को भेजा, उनके भेजने के बाद कांग्रेस में जो भूपेंद्र बोरा उससे पहले से वो छोड़ के चले गए, एक एमपी चले गए, वो एक अलग विषय है। जोरहट में जहां से ये चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग वहां पे जब थे, वहां पे खबर ये थी कि जब इनसे मिलने के लिए लोग आना चाहते थे, वहां पे भी, हाँ, गौरव गोगोई से, वहां पे भी ऐसा बताया गया कि प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं है तो ये नहीं मिलेंगे। चुनाव के वक्त में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावेदार है, वहां का प्रदेश का नेतृत्व कमान संभाल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। और फिर आप ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी से सरकार बन गई, ईवीएम में दोष है, चुनाव आयोग में दोष है, इलेक्शन मशीनरी बीजेपी की पॉकेट में। ऐसे चुनाव नहीं होता। ये सारे दावे हवाई साबित होते हैं जब आप जनता के पास जाते हैं। फिर जनता आपको बताती है कि आप कहां खड़े हैं, पक्ष में हैं, सत्ता में हैं या फिर विपक्ष में हैं। मैं आइए तमिलनाडु की बात कर लेती हूं। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में भी बरसों के बाद ऐसा दिन आया है जब 2 विधायक वाली पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी है। एक विधायक वाली पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री तय कर रही है।
पिछले कुछ चुनावों को देख लीजिए, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था, कहीं जोड़ तोड़ का कोई खेल नहीं था। लेकिन 26 की ही बात करें, असम की बात करें, बंगाल की बात करें, फुल मेजॉरिटी वाली सरकार बनी। तमिलनाडु में मामला लेकिन फंस गया, और ऐसी 2-3 से फंस गया। सुपरस्टार विजय की टीवी के इस चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। उसे 116 विधायकों का समर्थन भी हासिल है, लेकिन विजय अभी तक बहुमत से 2 कदम दूर हैं। वीसीके के पास 2 विधायक हैं जिसने विजय की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने यू टर्न ले लिया। उसके विधायक नॉट रीचेबल हो गए। एक विधायक वाली पार्टी एएमएम के विजय को घुमा रही है। सोचिए जरा, 107 जो विधायक जीत के लाया है व्यक्ति, उसे एक विधायक वाली पार्टी घुमा रही है। विजय आज सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेने वाले थे, लेकिन उनका राज तिलक आज भी टल गया। अब सवाल यह है कि क्या विजय तमिलनाडु के सीएम बन पाएंगे, या फिर तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगेगा और 6 महीने के अंदर तमिलनाडु में फिर से चुनाव होगा। विजय की ताजपोशी में मामला कहां फंसा है वो आपको बता दूं। 2 विधायक वाली वीसीके ने सपोर्ट नहीं किया, तो क्या विजय सीएम नहीं बन पाएंगे? एक एक डिटेल आपको दूंगी, लेकिन पहले ये बड़ी खबर ले लीजिए। विजय की पार्टी टीवीके को लेकर आज वीसीके बड़ा ऐलान कर सकती है, और विजय को समर्थन देना है या नहीं, इसे लेकर वीसीके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सूत्रों के मुताबिक विजय और वीसीके के बीच हार्ड बार्गेनिंग चल रही है। कई मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। 2 विधायक वाली वीसीके विजय से डिप्टी सीएम पद की मांग कर रही है। सोचिए जरा, 2 विधायक जीत कर आए हैं, लेकिन चाहते हैं उप मुख्यमंत्री का पद। वो ये भी चाहते हैं कि 2 में से 1 सीट जो वो छोड़े, वहां पर वीसीके चुनाव लड़े और वो फिर उनकी संख्या बल 3 हो जाए। हमारे सहयोगी टी राघवन चेन्नई से जुड़े हुए हैं। ये हो क्या रहा है? एक विधायक जीत कर आ रहा है, वो विजय को नाच नचा रहा है। 107 सीटें जीत कर आने वाली पार्टी को वो घुमा रहा है। ये देखिए, यही परिस्थिति हो गई है यहाँ पर, क्योंकि वीसीके अब किंग मेकर की भूमिका में है। 2 विधायक अगर विजय को सपोर्ट करते हैं तो उसी हालत में वो सीएम बन सकते हैं। इसीलिए जो सूत्र हमें बता रहे हैं उससे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड बार्गेनिंग हो रही है। डिप्टी सीएम का पद पूछा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सके तो जो 2 में से 1 हमारा जो एमएलए है उसको मिनिस्टर भी बना दीजिए। जो 2 सीटें जहाँ से 1 सीट विजय को छोड़नी है, उस सीट से वीसीके का कैंडिडेट मांगा जा रहा है। इसके अलावा तोल तिरुमावलवन जो वीसीके के चीफ हैं, वो चिदम्बरम से डीएमके के गठबंधन के साथ एमपी बने हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब वो एमपी पोस्ट छोड़कर डिप्टी सीएम बनेंगे तो उस एमपी पोस्ट पे भी टीवीके का ही कोई कैंडिडेट, वीसीके का ही माफ कीजिए कैंडिडेट खड़ा होगा और टीवीके को उसको मदद करके जितवाना होगा। इतनी ज़्यादा एकदम 2 सिर्फ विधायक रखकर इतनी ज़्यादा हार्ड बार्गेनिंग हो रही है। लेकिन एक जो सुबह से सस्पेंस बना हुआ था कि 10 बजे ऐलान करेंगे, 4 बजे, अभी हम वीसीके के ऑफिस के पास ही हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये थोड़ी देर पहले कहा गया कि अब ये 4 बजे बताया जाएगा कि ऐलान कब होगा। एक चीज़ जो अच्छी इस सब के बीच में टीवीके के लिए हुई है वो हम आपको बता दें। ये एकदम ब्रेकिंग अपडेट हमें मिल रहा है कि जो टीवीके के जनरल सेक्रेटरी हैं आदव अर्जुन, उनकी तोल तिरुमावलवन से एक मुलाकात हुई है। किसी प्राइवेट होटल में ये मुलाकात हुई है ऐसा कहा जा रहा है। वहाँ पर दोनों ने बैठकर कुछ चीज़ों को सुलझाया है। अब वो कितनी बार्गेनिंग में कितनी सफलता उन्हें मिली है या फिर टीवीके उसमें से कितना अपनी तरफ खींच पाई है, ये साफ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये बात पॉजिटिव है तो कुछ देर में हमें पता चलेगा कि वीसीके जो है वो टीवीके को समर्थन देने के लिए राजी हो गई है। वो 2 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी के साथ एक बार फिर विजय को जो है राजभवन जाना होगा। लेकिन एक उसमें सूचना ये भी है कि आज चूंकि जो आर्लेकर साहब गवर्नर जो हैं वो केरला के मुख्य तौर पर गवर्नर हैं, तमिलनाडु का एडिशनल इंचार्ज उनके पास है, तो आज वो शायद केरला के लिए भी रवाना हो रहे हैं। शाम में ऐसी खबरें हैं। उस बीच में क्या अपना वो दौरा कैंसिल करते हैं और विजय का इंतजार करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि 2 विधायक रखते हुए वीसी के जबरदस्त बार्गेनिंग के मूड में है। वो तो दिख ही रहा है राघवन, जैसी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस बीच स्टालिन क्या गेम कर रहे हैं? देखिए, स्टालिन के लिए उन्होंने ये कह दिया है कि उनका मैंडेट जो है पब्लिक का वो विपक्ष में बैठने के लिए है, तो वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। लेकिन डीएमके की विधायक दल की बैठक में जब ये कहा गया कि अगर कोई विकट राजनीतिक परिस्थिति आती है तो स्टालिन के पास ये अधिकार होगा कि वो फैसला करेंगे। ये तीनों पार्टियां, चाहे लेफ्ट पार्टी जिन्होंने अब सपोर्ट आउटसाइड दे दिया है टीवीके को, समर्थन की चिट्ठी राजभवन भी पहुंच गई है, उन्होंने भी ये कहा है कि स्टालिन से मुलाकात करने के बाद ही उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने अभी भी ये कहा है कि स्टेट में उनका गठबंधन जो है वो अभी भी स्टालिन के साथ ही होगा। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं चाहते कि बैकडोर से किसी तरह से राष्ट्रपति शासन लगाकर बीजेपी तमिलनाडु में राज करे, इसीलिए वो टीवीके को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। और यही बात हमने देखी कि जब
विजय कल लोक भवन में इंतजार कर रहे थे कि 2 विधायकों की चिट्ठी वहां पहुंचेगी, तो तिरुमावलम स्टालिन के घर पर मुलाकात कर रहे थे। स्टालिन से उनकी क्या बात हुई है, ये अगर हम डिकोड करना चाहें तो इसमें साफ नज़र आता है कि चूंकि लेफ्ट पार्टियों ने ये कहा है कि वो आउटसाइड सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि अगर मुद्दों पर राजी नहीं हो तो वो सपोर्ट वापस भी खींचा जा सकता है। लेकिन वीसीके जो है वो सरकार के अंदर जाना चाहती है, डिप्टी सीएम बनना चाहती है, मिनिस्टर बनना चाहती है, वीसीके की सेफ सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। तो ये सब चीज़ें जो है ऐसा लगता है कि स्टालिन ने कहा है कि जो लेफ्ट पार्टीज ने किया है वही आपको करना है। लेकिन तिरुमावलम के सामने चैलेंज ये है कि पार्टी ये चाहती है कि इतने सालों के बाद एक मौका उन्हें सरकार में शामिल होने का मिला है तो इसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसी वजह से तिरुमावलम भी ज़बरदस्त जो है पसोपेश की स्थिति में है और ये मामला इतना लंबा लटकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जैसा हमने बताया कि एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या परिणाम निकला इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। लेकिन अगर वो मीटिंग लाभकारी रही है तो हम देखेंगे कि ये 2 विधायक जो हैं वो विजय को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आज शाम तक। एक जानकारी आप और दें, AIADMK के जो रिजॉर्ट में बैठे हुए थे विधायक वो अब क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं या अभी वहीं रिसोर्ट पॉलिटिक्स चल रही है? नहीं, वो सभी सारे विधायक जो हैं वो चेन्नई पहुंच गए हैं। वो एडप्पाडी पळनिस्वामी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके घर पर हैं। एक मीटिंग भी वहां पर हुई है। वहां पर भी हमने सुना कि किसी ने मजाक में ये कह दिया कि एक AIADMK के सीनियर लीडर ने तिरुमावलम से बात की और उनसे कहा है कि आप थोड़ा और इंतजार कर लिए, हम आपको CM ही बना देंगे। तो अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से मामला जो है हर पल ट्विस्ट एंड टर्न ले रहा है। अब अगर तिरुमावलम को CM बनना है तो AIADMK, DMK और बाकी सारी विपक्षी दलों को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो TVK को बाहर रख सकें। ये सारी बातें जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि चर्चा में ही है। अभी तक कोई कॉन्क्रीट बात नहीं निकली है। कॉन्क्रीट सिर्फ एक बात है कि TVK के पास नंबर्स हैं, वो बिल्कुल बहुमत के पास हैं। 2 विधायक अगर VCK के उनके साथ चले जाते हैं तो वो CM बन जाएंगे। ये विधायक कब जाएंगे ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब लेकिन सज्जन जी, सवाल ये भी तो है ना कि अगर मान लीजिए वो 2 कदम जो दूर हैं वो 2 कदम नाप भी लें, लेकिन सरकार बनने के बाद तो जब चाहे निकल सकते हैं। सुरक्षित नहीं दिख रही है अभी जितनी बार्गेनिंग चल रही है, वो तो अब 118 का नंबर भी मुझे सुरक्षित नहीं दिख रहा है। नहीं, आप देखिए ना, ये मधु कोड़ा झारखंड के जो थे जी, एक अपनी पार्टी से अकेले विधायक थे और बार्गेनिंग करके कांग्रेस से उस समय ले गए झारखंड के मुख्यमंत्री का पोस्ट। देखिए, आज अगर मान लीजिए ये तिरुवनंतपुरम आ भी गए 2 विधायकों के साथ उप मुख्यमंत्री, लेकिन कब तक रहेंगे? जब अभी ये रवैया है तो 2 स्थिति है विजय के सामने कि गले को आया मुंह न लगा, और मुंह लग भी गया तो वो कब तक वहां पे बने रहेंगे? क्योंकि जो रवैया अभी है, 2 पार्टी पे आप उप मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, उसके अलावा बाकी भी उनके सब लोग हैं, तो वैसी स्थिति में ये सरकार कितनी स्टेबल रहेगी? आपका गवर्नेंस पे कितना ध्यान रहेगा? आप सरकार बचाने पे लगे रहेंगे? आप याद कीजिए, देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, कहा जाता था उनका 80% टाइम कोalition मैनेज करने में जाता था। तो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और वैसे में अगर सरकार बन भी जाती है, एक तो इस तरह के हार्ड बार्गेनिंग जिसे कहते हैं ब्लैकमेल से अगर आप पोस्ट ले रहे हैं जो कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है आपके स्ट्रेंथ से, तो उसमें कहीं भी निष्ठा नहीं होती है। कल के डेट में आप आसानी से निकल सकते हैं। तो बन भी गए तो कब तक टिकेगी? और अगर मान लीजिए टिक भी गई तो जो मुख्यमंत्री हैं, जो इतने कैरिज्मेटिक थे कि सरप्राइजिंग मैंडेट उनको मिल गया सत्ता के करीब करीब आने का, वो गवर्नेंस पे कितना ध्यान दे पाएंगे? और नहीं दे पाएंगे तो याद रखिए, इमोशनल स्टेट है तमिलनाडु, जितने तेजी से सर पे उठाया उतनी तेजी से आप धराशायी भी हो जाएंगे। जरा एक बार LED स्क्रीन पर ये सारी चीजें हम आपको समझा देते हैं कि विजय के सामने ये जो 2 सीट वाली डिमांड रखी जा रही है, ये क्यों रखी जा रही है, और इस डिमांड में उप मुख्यमंत्री का पद जो मांगा जा रहा है, उस उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ ये भी मांग की जा रही है कि जो 1 सीट विजय छोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 सीट से वो चुनाव जीत कर आए, ऐसे में वहां से एक सुरक्षित सीट से VCK के एक और उम्मीदवार को जगह दी जाए, जिससे कि उनके पास आंकड़ा 3 का हो जाए। पहले तो ये फॉर्मूला देखें, TVK 107, कांग्रेस के 5 विधायकों का उन्हें समर्थन, इसमें CPM 2, CPI 2, अब ये आंकड़ा हो गया कुल 116 का, और यही 116 का आंकड़ा लेकर पहुंचे थे कौन? विजय राज्यपाल के पास। अब बहुमत का आंकड़ा तो 118 का है, यानी कि आप बहुमत से 2 कदम दूर हैं। तो ऐसे में अगर VCK बाहें मरोड़ने वाला काम ना करें, उप मुख्यमंत्री का पद ना मांगे, तो ऐसे में बड़ी आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में विजय आ जाते हैं। लेकिन VCK इतना घुमा क्यों रही है, उसके पीछे के भी कुछ कारण मैं आपके सामने रख देती हूँ। VCK नेता थोल तिरुवल्लवलम ने पहले समर्थन देने का वादा किया, उसके बाद उन्होंने अपने पदाधिकारियों के साथ जूम पर मीटिंग भी की।
मीटिंग हो गई डीएम के चीफ से, लेकिन मिलने पहुंच गए, यानी कि स्टालिन से मिलने चले गए। स्टालिन को वो नाराज नहीं करना चाहते थे डीएमके के सपोर्ट से। अब वो जो है अगर डीएमके कहीं सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो ये भी मानकर चलिए किसी भी वक्त वीसी के जो हैं ये नेता जिनका चेहरा आप देख रहे हैं वो उस तरफ भी जा सकती है। जरा इसको रोकें, इसको यहीं पे। अब डीएमके के सपोर्ट से अगर अभी चूंकि वो लोकसभा सांसद हैं इसलिए वो ये जानते हैं कि चाबी तो जो है वो स्टालिन के हाथ में भी है। अगर मैं गलत नहीं हूं राघवन, तो चाबी ऐसा क्यों लग रहा है स्टालिन के हाथ में है और वो ये मोल भाव देख रहे हैं कि कैसे सरकार को बनाने से रोका जा सकता है। अगर उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है तो सरकार अभी बन जाएगी। जी देखिए, स्टालिन के साथ इन सारी पार्टियों का, चाहे इसमें लेफ्ट पार्टीज भी हों या फिर वीसी के हो, बहुत लंबे अरसे से गठबंधन चल रहा है। और ये 2024 के चुनाव में जब उन्होंने चिदम्बरम से चुनाव जीता था तुल तिम्मावलवन ने, तो उनकी ये बहुत साफ है कि वो डीएमके के गठबंधन की वजह से वो चुनाव जीत पाए। इसीलिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम स्टालिन को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। और जब भी तीनों पार्टियों ने, हालांकि लेफ्ट पार्टी अब समर्थन दे चुकी हैं आउटसाइड, लेकिन तीनों ही पार्टियों ने लगातार एमके स्टालिन से बात की, चर्चा की, उसके बाद ही अपने अपने फैसले को उन्होंने सुनाया है। मुझे लगता है कि स्टालिन चाहते थे कि तिरुमावलवन भी उसी लाइन को टो करें जो लेफ्ट पार्टीज ने टो किया है, कि आउटसाइड सपोर्ट करेंगे और मुद्दों पर बेस्ड सपोर्ट होगा और हमारा जो गठबंधन है वो डीएमके के साथ ही जारी रहेगा, जैसा लेफ्ट पार्टीज ने साफ किया है। लेकिन तिरुमावलवन के साथ दिक्कत यह है कि उनकी पार्टी बहुत ज़बरदस्त उनके पीछे पड़ी हुई है कि किसी तरह से इस मौके को भुनाया जाए। और इतने सालों से वो डीएमके के साथ में, लेकिन सत्ता का स्वाद कभी इन्होंने चखा नहीं। जैसा कांग्रेस ने किया वैसे ही वीसी के भी करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस भी 1967 से यहाँ पर सत्ता से बाहर है। अब उनको एक मंत्री बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और यही वजह थी कि 5 विधायकों के साथ कांग्रेस टीवीके के सपोर्ट में गई और यही बात अब वीसी के पर भी लागू हो रही है। बहुत जबरदस्त प्रेशर तिरुमावलवन पर है। तो यही लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि सबको मना लें, स्टालिन को भी मना लें कि अगर वो सरकार में जाएं तो उनसे नाराजगी नहीं हो। अगर वो नहीं जा रहे हैं, स्टालिन ने बहुत खास उनको डिक्टेट किया है कि वो बाहर ही रहेंगे, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मनाएं कि हम क्यों नहीं सरकार में जा सकते हैं। इसीलिए लगता है कि बहुत देरी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चुनौती है आप लोगों के सामने भी, क्योंकि जितनी बार राज्यपाल के पास विजय पहुंचते हैं ऐसा लगता है कि बस अब सरकार बनाने का दावा पेश करने ही वाले हैं और सरकार बनने जा रही है और फिर बैक टू बेसिक वहीं जीरो पर आकर आप वहीं खड़े हो जाते हैं। हम रात को सोने से पहले देखते हैं कि शायद कल सुबह जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। सुबह उठते उठते तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है, लेकिन यही पॉलिटिक्स है। बहुत शुक्रिया शास्त्री जी आपका भी, राघवन आपका भी, सज्जन जी आपका भी। सुबह हमारे पास इतना ही था, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्थिति है तमिलनाडु की, यहाँ पर हमारी नजर बनी रहेगी।